देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ओ लेवल्स का जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सही है। अब एलसीएम और एचसीएफ समझाने से पहले कुछ चीजें हैं, जिस तरह बॉड मास समझाने से पहले मैंने बताई थी, तो अब यहाँ पे भी मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद फिर हम आएंगे एलसीएम और एचसीएफ की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो नंबर होते हैं जिनके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो कोई भी नंबर जिन नंबर्स के टेबल में आता है या जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है, वो उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 4 आपके पास 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, ठीक है, ये तीन ही नंबर्स हैं जिनसे 4 कंप्लीटली जो है वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन जो है ना, ये 4 के फैक्टर्स हैं। सही है, ये होते हैं फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो खुद। सही है। इसकी एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। अब 2 जो है वो खाली 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसके अलावा इस कोई और टेबल में नहीं आता। इसके खाली दो फैक्टर्स हैं, तो 2 जो है एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 3 भी अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। बेसिकली दो फैक्टर्स हैं खाली, ठीक है। दो ही ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे ये नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं कंप्लीटली। एक वो खुद है और दूसरा 1 है, इसके अलावा नहीं है। तो वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो है वो दो से ज्यादा हो, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, 16, ठीक है। अब 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर 2 से भी डिवाइड हो सकता है 16, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है और 16 से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट बात ये है कि जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं। अब दो चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि 1 जो है ना, वो ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसकी वजह यह है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, यानी कि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। अब प्राइम नंबर के लिए ये चीज जरूरी है कि उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, और कॉम्पोजिट के दो से ज्यादा। अब 1 का क्योंकि एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 ना प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। जहां तक 2 की बात है, दूसरी बात यह है कि 2 इज द ओनली इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सही है। 2 जो है ना, वो ओनली इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। क्योंकि देखो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से बड़े जो है, वो सब के सब 2 के टेबल में तो आएंगे ही। एक अपने टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में आएंगे और 2 के टेबल में आएंगे, यानी कि 2 से डिवाइड होंगे। तो इसलिए वो कभी भी प्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते। तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और 2 ही जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। सही है, ये दो बातें हो। देखो अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं या दो से ज्यादा नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। सही है। 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 4, 8। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5, 15, ठीक है। दोनों के यही चार चार फैक्टर्स हैं। अब मुझे बताओ 8 के फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1, ठीक है। सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 एंड 15 आर को प्राइम्स। सही है। 8 और 15 क्या है, को प्राइम्स है, okay? इनके जो फैक्टर्स हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। इसी तरह 3 और 9 के लिए भी देखते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1, 3। 9 क्या हो सकते हैं, 1, 3 और 9। अब देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, दोनों का फैक्टर 1 भी है और दोनों का फैक्टर 3 भी है। सही है। तो अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा भी हैं, 3 भी है, सही है, तो ये 3 और 9 क्या है, को प्राइम नहीं है।
तो ये बेसिकली तीन तरह के नंबर्स की हमने बात कर ली, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और को प्राइम्स। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, देखो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। ठीक है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर मैंने समझा दिया। ठीक है, फैक्टर क्या होता है कि एक नंबर जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, ठीक है, या आसान लफ्जों में जिनके टेबल में आ सकता है, ठीक है, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 4 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है और 4 से हो सकता है, तो 1 2 और 4 क्या हो गए, 4 के फैक्टर्स। 8 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से हो सकता है, तो ये चार क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 4 और 8 के जो फैक्टर्स मैंने ऊपर लिखे हैं उसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से, यानी कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो 4 के भी फैक्टर हैं और 8 के भी, तो वो तीन है, 1 2 और 4। सही है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 और 4। 8 जो है सिर्फ 8 का फैक्टर है, 4 का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों में कॉमन नहीं। अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बताओ 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हमने तीन लिखे हैं इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो 4 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो गया 4। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना एचसीएफ का, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक है, अब जब हमारे पास नंबर्स छोटे थे तो हमने इस तरह लिख के कर लिया, ठीक है, लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं ना, सही है, तो फिर हम ये तरीका ज़ाहिर नहीं लगा सकते, फिर इसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है। उस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो बॉड मास के अंदर भी मैंने बताया था, वहां पर मैंने थोड़े आसान नंबर्स के साथ बताया था। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एचसीएफ की प्राइम फैक्टराइजेशन है और एलसीएम की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ किस तरह। दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहली एग्जाम्पल में हमें जो एचसीएफ निकालना है वो निकालना है 12 18 और 24 का। ठीक है, यानी कि ये तीन नंबर्स हैं, इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, यानी कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे और हाईएस्ट, वो हमें पता करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि मैं तीनों नंबर्स को लिखूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। ठीक है, जिस तरह करते थे। अब मैंने ये बताया था बॉड मास के अंदर कि हम सबसे छोटा नंबर सोचते हैं। ठीक है, मैं अपनी जो बात है उसको थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, हम बेसिकली एक प्राइम नंबर सोचते हैं, ठीक है, जिनसे, क्योंकि उस वक्त प्राइम नंबर्स नहीं पढ़ाए थे मैंने, हम बेसिकली एक प्राइम नंबर सोचते हैं जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो सके। ठीक है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो अब अगर मैं एक ऐसा प्राइम नंबर सोचूं जिनसे तीनों डिवाइड हो सके, तो वो क्या हो सकता है, 2 2 6 जार 12 होता है, 2 9 जार 18 होता है और 2 12 जार 24 होता है। ठीक है, अब मुझे दोबारा से एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिससे ये 6 9 और 12 तीनों डिवाइड हो सके, तो वो हो सकता है 3। तो 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है 1 के अलावा जिससे ये तीनों डिवाइड होकर मजीद सिंप्लीफाई हो सके, नहीं, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, और ये जो दो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ना, 2 और 3, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स आ गए। सही है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। सही है, ये एचसीएफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं थोड़े बड़े नंबर्स के साथ। ठीक है, दोबारा से मुझे एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके, तो क्या हो सकता है, 2 64 18 42। सही है, फिर एक और ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिससे ये तीनों अब डिवाइड हो सके, 64 18 और 42, तो फिर से 2 आ जाएगा, 2 32 जार, 2 9 जार 21 जार। ठीक है, दोबारा एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिससे 32 9 और 21 तीनों जो है वो डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 2 से तो नहीं हो सकते क्योंकि 9 और 21 जो है वो क्या है, इवन ऑड नंबर्स हैं, 2 से तो इवन नंबर्स ही डिवाइड होते हैं। 3 से भी नहीं हो सकते, 4 से भी नहीं हो सकते, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7। ठीक है, तो बस यहीं पर रुक जाएंगे। ये जो दो मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आंसर मेरे पास आएगा ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ये एचसीएफ का तरीका था। अब बात करते हैं एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, अब इसमें सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, देखो मल्टीपल वो तमाम नंबर्स होते हैं एक नंबर के जो उसके टेबल में आते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये मैंने 10 तक बेसिकली टेबल लिख दिया। ठीक है, हम आगे भी जा सकते हैं, इसलिए मैं डॉट 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 बना रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, एक नंबर के जो मल्टीपल्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ज़ाहिर है कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसी तरीके से 6 के मल्टीपल्स अगर मैं बताऊं तो 6, 12, 18, 24, 30 और बस यहीं तक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं मल्टीपल्स। अब अगर मैं बात करूं कॉमन मल्टीपल्स की, ठीक है, 3 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि ऐसे नंबर जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 6 के टेबल में भी, यानी कि उनका जो फैक्टर है वो 3 भी हो और 6 भी हो। तो एक तो मुझे यहाँ पे देखो, एक तो 6 हो सकता है, एक 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही कंसिडर कर रहे हैं समझने के लिए। 6, 12, 18, 24, 30। अब अगर मुझे बताना है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम क्या है, तो वो क्या होगा? 30, नहीं सॉरी 6। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होगा? 6। 3 और 6 का तो हो गया 6। सही है। अच्छा एक और बात बताऊं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोएस्ट इसलिए भी देखते हैं कि हाईएस्ट तो हम पता कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि काउंटिंग तो कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए भी लोएस्ट। अच्छा अब एलसीएम निकालने का तरीका देख लो। ठीक है, तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका है। ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जिसके टेबल में 6, 10 और 15 दोनों आते हैं, और तीनों आते हो सॉरी। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं सोचूं 2, तो 2 के टेबल में 6 और 10 तो आ जाएंगे लेकिन 15 नहीं आएगा। अगर मैं सोचूं 3, तो 3 के टेबल में 6 और 15 तो आ जाएंगे लेकिन 10 नहीं आएगा। सही है, तो अब एचसीएफ में हम क्या करते थे कि जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन जाती थी ना कि तीनों नंबर जो हैं, या तीन से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो किसी प्राइम नंबर के अंदर नहीं किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम वहां पे रुक जाते थे। लेकिन एलसीएम में हम रुकते नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर हमें नहीं मिल रहा जिससे तीनों डिवाइड हो सके, तो हम कोई ऐसा प्राइम नंबर सोच लेंगे जिससे 3 में से 2 हो सके। ठीक है, तो 2 देख लेते हैं। 2 3 जार 6 होता है, 2 5 जार 10 होता है, और 2 के टेबल में क्योंकि 15 नहीं आता ना, तो 15 को मैं एज इट इज कॉपी कर दूं। अब मैं दोबारा सोचूंगा कोई ऐसा प्राइम नंबर जिसके टेबल में 3, 5 और 15 तीनों आते हो, तो ऐसा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं ऐसा प्राइम नंबर सोचूंगा जिसके टेबल में कम से कम 2 तो आते हो। ठीक है, तो 3 हो सकता है कि 3 1 जार 5, क्योंकि नहीं आता तो एज इट इज कॉपी करूंगा, और 3 5 जार। ठीक है, अब क्या बचा? अब 1 5 5 पे आ गया। सही है, तो अब हम एक ऐसा प्राइम नंबर सोचेंगे जिसके टेबल में तीनों आते हो 1 के अलावा। सही, 1 में तो ज़ाहिर है 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएगा। सही, 1 के अलावा तो वो क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन 5 एक ऐसा प्राइम नंबर हो सकता है जिसके टेबल में 3 में से कम 2 तो आ जाएंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास तीनों नंबर्स जो हैं वो 1 1 1 तक आ गए, इस सिचुएशन तक पहुंच गए 1 1 1 तक, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये जो 3 हमारे पास आए, इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो 6 10 और 15 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम, वो हो गया 30। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। कोई ऐसा प्राइम नंबर जिसके टेबल में तीनों आते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो कम से कम 2 आते हो 3 में से। तो मैं 2 को ले लेता हूँ, 3 नहीं आता एज इट इज कॉपी कर दूंगा। 2 8 जार 2 12 जार। ठीक है, अब दोबारा से कोई ऐसा प्राइम नंबर जिसके टेबल में तीनों आते हो, तो ऐसा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो कम से कम 2, तो 3 ले सकते हैं। 3 1 जार 3 हो जाएगा, 8 नहीं आता, 3 4 जार 12। ठीक है, अब दोबारा से कोई ऐसा प्राइम नंबर सोचेंगे, तो 2 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। फिर दोबारा 2 से करते हैं, 2 2 जार 4, और 2 1 जार 2, और फिर दोबारा 2 से करते हैं, तो ये तीनों 1 जो है वो आ जाएंगे, और यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। अब ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
2 multiply by 3 multiply by, तो 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24 और 24 2s are 48, तो 48 हमारा क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी पास पेपर के अंदर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कराने लगा। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं वो सारे एक एक करवा दूंगा। अभी के लिए आंसर को मैं ऐसे कर देता हूँ, आंसर मैंने साथ साथ इसलिए लिख लिया था ताकि हम वेरीफाई भी कर सकें। अच्छा, ये जो टाइप्स को मैंने नाम दिए ना, ये मैंने अपनी तरफ से ही दिए, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स हैं। ठीक है, पहली जो टाइप है उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसमें सवाल आपको कोई नंबर देगा। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना बेसिकली 3 आपके पास वैरायटी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के अंदर भी ना 3 तरीके की आपके पास वेरिएशंस है। पहली जो है वो बिल्कुल सिंपल वाली है, इसके अंदर क्वेश्चन आपको एक नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 228 और बोलेगा राइट 228 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखने को बोल देगा। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे कि उस नंबर को लेंगे और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो प्राइम नंबर सोचना है जिससे 228 डिवाइड हो सके, 214, फिर दोबारा 2 से हो जाएगा 57। अब 57 किससे हो सकता है? 19 से, 19 3 जार, ठीक है, और 3 1 जार। अच्छा देखो 19 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी 1 और अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये उसकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो 3 नंबर्स हमारे पास आ गए ना, 4 नंबर सॉरी, ये चारों क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स। अब सवाल ये कह रहा था राइट 228 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या मैंने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख दिया? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 4 इसके प्राइम फैक्टर्स और इन चारों को आपस में मैंने क्या करा दिया? प्रोडक्ट करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब इनका आंसर क्या आएगा? 228 आएगा। ये किसके बराबर है? 228 के। 2 2 जार 4, 4 3 जार 8 और 8 19 जार 228। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 क्योंकि 2 हैं तो 2 की पावर 2, 3 और 19, ये भी 228 के बराबर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। अब जो दूसरी वैरायटी है इसकी एलसीएम वाली, वो किस तरह से है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर होगा ये कि आपको दोनों नंबर्स भी गिवन होंगे, उनका एलसीएम भी गिवन होगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो दो नंबर्स है ना उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी साथ में गिवन होगा। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं, अब सवाल दोबारा से पढ़ लेते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 120 एंड 126 इज 2520। एलसीएम बता दिया उसको, 120 और 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी दे दी। कह रहे हैं राइट 2520 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं 2520 को उठाऊं और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं ऊपर जिस तरह मैंने करी। ठीक है, लेकिन ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है ना किसी वजह से दी हुई, ठीक है, इसको यूज करना है। ठीक है, अब इसको किस तरह यूज करेंगे? देखो 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये है कि राइट ऑल यूनिक प्राइम फैक्टर्स, इग्नोर पावर। सही है, यानी कि इसके और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से जो यूनिक वाले प्राइम फैक्टर्स है ना मैं खाली वो लिख लेता हूँ। ठीक है, और अभी पावर्स को मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो यूनिक क्या है? 2 3 5 7। ठीक है, यही 4 यूनिक नंबर्स हैं। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये है कि चूज ग्रेटर पावर्स फॉर कॉमन नंबर्स। सही है, कॉमन नंबर्स वो हैं, यहां पे कह देते हैं कॉमन फैक्टर्स।
ठीक है, जो फैक्टर्स इधर भी हैं इधर भी हैं, ठीक है, उनमें जहां पर पावर बड़ी है ना, हम वो वाली पावर्स को अब चूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप 2 को देखो तो 2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, तो इनमें से बड़ी पावर कौन सी है? 3, तो हम 3 को चूज कर लेंगे और 2 की पावर पे लगा दें। इसी तरीके से 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब जो बड़ी वाली पावर है वो चूज कर लेंगे 2। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो 5 एज इट इज रहेगा। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 7 भी रहेगा। बेसिकली जब किसी नंबर पे कोई पावर नहीं लगी होती ना, तो उसकी पावर अज्यूम की जाती है 1, ठीक है। तो अब क्योंकि 5 की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पे तो 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बड़ी पावर कौन सी है? 1, तो इसलिए 5 टू पावर 1 यानी कि 5, ठीक है। इसी तरीके से 7 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, तो 7 की जो बड़ी पावर है वो क्या है? 1, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया कि हमारे पास दो नंबर्स थे, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन थी और फिर उनका एलसीएम भी गिवन था, और अब उनके एलसीएम की जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो हमने ये मेथड फॉलो किया दो स्टेप्स के अंदर कि सबसे पहले जो दो नंबर्स थे उन दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें से जो यूनिक नंबर है पहले उनको लिख लिया प्रोडक्ट के अंदर, उसके बाद दोनों में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनकी जो हाईएस्ट पावर थी ना, हायर वाली पावर, बड़ी वाली पावर, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया ये बता। अच्छा, अब जो ऊपर हमने काम किया उसकी लॉजिक समझते हैं, थोड़े छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18, ठीक है। तो अगर मैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 2 are 6 और 2 1 are 2, सही है। यानी कि इस 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 और 3। इसी तरीके से अगर 9 की करता हूँ तो वो हो जाएगा 3 3 are 9, 3 1 are 3, ठीक है। और अब मैं 18 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो अगर हमें ये दोनों गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो हम इससे निकाल सकते थे, ठीक है, बट मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ ये बताने के लिए कि आंसर जो है हमारा वो सही आता है। देखो, अब अगर मैं 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो वो हो जाएगा 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3, ठीक है। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। अब देखो 6 था हमारे पास, कलर चेंज करता हूँ, 6 था हमारे पास 2 इंटू 3, 9 था हमारे पास 3 स्क्वायर, और 18 था हमारे पास, 18 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। दोनों यूनिक नंबर्स आए और जो कॉमन नंबर थे 3 उसके अंदर हायर पावर, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दो स्टेप्स किए, ये डायरेक्ट एक मेथड किया कि बहुत बड़े नंबर्स थे उसके अंदर, कि हमने सबसे पहले यूनिक नंबर्स चूज किए, ठीक है, और उसके बाद हमने कौन सी जो कॉमन फैक्टर्स थे उनके अंदर हायर वाली पावर को सिलेक्ट कर लिया। अब जरा इसकी तीसरी वेरिएशन पे आ जाते हैं, टाइप 1 की, सही है, जो है एचसीएफ वाली, ठीक है। ऊपर जिस तरह हमें एलसीएम गिवन था ना, यहाँ पर हमें एचसीएफ गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा, ठीक है। जिन दो नंबर्स का वो एचसीएफ है वो दो नंबर्स भी गिवन है और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बेसिकली आपको गिवन होगी, ठीक है। इस सवाल में ये है कि जरा पहले पार्ट बी पढ़ो कि गिवन दैट 1512, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसके साथ दे दी, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 1512, सही है। अब बात यह है कि 1512 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही और 420 की ना उसने पार्ट ए में निकलवा ली, ठीक है, पार्ट ए में उसने निकलवा ली, ये रही। तो दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन अवेलेबल है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अब जो काम एलसीएम में किया था ना उससे थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन है दो ही स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने, वहां पर पहले स्टेप में क्या था, यूनिक वाले लिख रहे थे, सही है। यहां पर क्या करेंगे, कॉमन वाले लिखेंगे, पावर्स इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन वाले कौन कौन से, एक सेकंड, मैं 420 के भी ना यही लिख देता हूं, ठीक है। तो अब कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो जो कॉमन वाले हैं सिर्फ वो लिखूंगा, लिख दिए। अब हमने जो पावर्स चूज करनी है इनके ऊपर, वो लेसर वाली पावर्स को चूज करना है, कम वाली पावर को चूज करना है। वहां पर यूनिक लिखते थे, ज्यादा वाली पावर्स चूज कर लेते थे, यहाँ पर कॉमन लिख के
लेस वाली पावर्स को चूज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो 2 की पावर है 3 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 2 की पावर 2, तो 2 के लिए पावर आ गई 2, 2 के लिए पावर आ गई 2। 3 के लिए यहाँ पर है पावर 3 और यहाँ पर है पावर 1, तो कौन सी पावर सेलेक्ट करेंगे, पावर 1, ठीक है, इसको मैं ना भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 के लिए यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो कौन सी पावर, पावर 1 ही सिलेक्ट होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक भी देख लेते हैं। HCF ऑफ 6 एंड 18 is 6, ठीक है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 18 की करते हैं, ठीक है। अब देखो 6 और 18 का जो HCF है वो क्या है, 6 के अंदर कॉमन वाले नंबर आ रहे हैं, ये मैं यहाँ पर एक और 6 लिख देता हूँ ताकि रहे कि भाई ये HCF वाला है, ठीक है, ये HCF है 6। अब देखो 6 और 18 का HCF क्या है, 6 है। इसके अंदर सबसे पहले तो कॉमन नंबर्स आ गए, 2 और 3 कॉमन है दोनों में, और पावर कौन सी वाली आई, 3 की, लोअर वाली। 2 की तो खैर दोनों जगह 1 ही है, 3 की यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो लोअर पावर है वो आई। तो इसलिए हमने ये किया कि कॉमन नंबर सेलेक्ट किया पहले और लेसर पावर्स चूज। अब बात करते हैं टाइप 2 की, इसका नाम है फाइंडिंग इंटीजर्स। इसमें आपके पास क्या है, एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, ठीक है, और जो दो नंबर्स है ना जिनके वो एलसीएम और एचसीएफ हैं वो दोनों नंबर्स नहीं गिवन, और दोनों हमें निकालने। सवाल पढ़ते हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ईच ग्रेटर देन 25। अच्छा देखो, इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों 25 से बड़े, दोनों 25 से बड़े, कह रहे हैं दोनों का जो एलसीएम है, दोनों का जो एलसीएम है वो 216 है, दोनों का जो एचसीएफ है वो 18 है। फाइंड द 2 इंटीजर्स, ठीक है, दोनों इंटीजर्स बताने। तो अब देखो एलसीएम के बारे में हमें ये चीज पता है कि हम हाईएस्ट पावर्स सेलेक्ट करते हैं और सारे यूनिक प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करते हैं, सही है, सारे यूनिक प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करते हैं फॉर कॉमन नंबर्स, ठीक है। इसको मैं इस तरह कर देता हूं, हाईएस्ट पावर एंड यूनिक प्राइम फैक्टर। और लोएस्ट एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर्स और कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और लोएस्ट पावर्स लेते हैं। अब मैं ये सपोज करता हूं कि वो जो 2 नंबर्स है ना हमारे पास, उनको मैं कह देता हूं, एक को n और एक को m। मुझे ये पता है दोनों का एलसीएम है 216, ठीक है। 216 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 क्यूब और 3 क्यूब। एचसीएफ है 18, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 1 और 3 स्क्वायर, सही, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब ये जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है इससे मुझे एक चीज पता चल रही है कि देखो एचसीएफ के अंदर हम हमेशा वो नंबर्स लिखते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं जो दोनों के कॉमन होते हैं। तो अब अगर एचसीएफ में 2 और 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है वो n और m दोनों के प्राइम फैक्टर्स में होना चाहिए, तो ही वो एचसीएफ में आएगा। तो ये बात तो मुझे पता चल गई कि 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे एलसीएम गिवन है, मुझे ये बात पता है कि एलसीएम के अंदर सारे यूनिक प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स में वो प्राइम फैक्टर आए,
ठीक है, उसमें सारे यूनिक लिखते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर एक 5 हो तो वो यहाँ पर आएगा, इसमें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि एलसीएम में भी सिर्फ 2 और 3 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ यही दोनों नंबर्स हैं जो एन और एम में है। अगर कोई तीसरा नंबर एन में या एम में होता तो वो एलसीएम में होता, ठीक है, वो यूनिक होता, वो एलसीएम में होता। लेकिन अब क्योंकि एलसीएम में भी सिर्फ 2 और 3 ही है, इसका मतलब क्या है, यही कि सिर्फ एन और एम में भी 2 और 3 ही है। अब मेरे पास टोटल जो है ना वो 4 पावर्स है, ठीक है, वो क्या क्या है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। ये टोटल 4 पावर्स हैं। अब इन 4 पावर्स का मुझे कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है एन और एम के अंदर कि जो दो इंटीजर्स आए वो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव तो होंगी, और वो 25 से बड़े होने चाहिए। देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, कि मैं 2 की पावर 3 दे दूं और 3 की पावर 3 दे दूं, यानी कि n को मैं ये कह दूं कि भाई ये 2 की पावर 3 है, ये 3 है, और इसको मैं कह दूं ये 1 है और ये 2 है। तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा कि वही दोनों नंबर्स दोबारा आ जाएंगे, 216 और 18। 216 तो 25 से बड़ा है, लेकिन क्या 18 25 से बड़ा है? नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये तो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका ये है कि मैं ये करूं कि या तो मैं 2 की पावर्स को स्वैप कर दूं, यानी कि 1 को इधर कर दूं, 3 को इधर कर दूं, या फिर मैं 3 की पावर्स को स्वैप कर दूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 की पावर्स को स्वैप कर देता हूं, यहाँ पे 2 की पावर 1 ले आते हैं, यहाँ पे 3 ले आते हैं, यहाँ पर 3 ही रहने देते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है, सिर्फ 2 की पावर स्वैप की है, ठीक है। अब जो n है वो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। 3 क्यूब क्या होता है 27, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 54, और नीचे m क्या बन जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर यानी कि 9, 8 9 क्या हो गया 72। क्या ये दोनों नंबर्स 25 से बड़े हैं? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं 3 को भी स्वैप कर देता ना तो भी मेरा आंसर यही आता। देखो मैंने 2 को एज इट इज रहने दिया और 3 की पावर्स को अब मैं स्वैप कर देता हूं, तो जो n है वो 72 बन गया, m है वो 54 बन गया, सिर्फ ये फर्क आया। तो दोनों में से किसी की भी पावर्स को स्वैप किया जा सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। तो हमारे जो दो नंबर्स हैं जो हमसे पूछे गए थे वो क्या हो गए, 72 एंड 54, ये दोनों इंटीजर्स हमने निकाल लिए, ठीक है, ये आंसर था। अब आ जाते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 का नाम है n मल्टीपल, ठीक है। इसमें सबसे पहले ना लॉजिक समझते हैं। देखो एक स्टेटमेंट है मैंने लिखी है कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 का क्या मतलब है कि 8 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि जब मैं करूंगा 8/2 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 4s are 8, यानी कि आ जाएगा आंसर 4/1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो जब मैं 12/3 करूंगा तो ये हो जाएगा 3 1s are 3 और 3 4s are 12, 4/1। अगर मैं बोलूं 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 तो ये हो जाएगा 15/5 1 3 3/1, ठीक है। इन सब में एक पैटर्न ये नोटिस करो कि जब ये कहा जाता है कि भाई ये नंबर इस जो है इसका मल्टीपल है, तो जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये एक पैटर्न था जो मैं नोटिस कराना चाहता था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है उसका डिनोमिनेटर क्या है 1, ठीक है। अब सवाल की तरफ आते हैं, इसको माइंड में रखो और अब सवाल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n such that 168n is a multiple of 140।
8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जब 8 को डिवाइड किया 2 से और कैंसिल आउट किया तो डिनोमिनेटर आया 1। 168 n जो है ये है मल्टीपल ऑफ 140, यानी कि जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो जो भी कैंसिलेशन है उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 1 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले 168 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में कर देता हूं 80 और 84। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 168 की क्या हो गई, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय n। 168 n का मतलब है 168 मल्टीप्लाइड बाय n। और नीचे 140 की भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, आसानी के लिए मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, 2 क्यूब की बजाय 3 बार 2 लिख देता हूं। और 2 स्क्वायर की बजाय 2 बार 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब जब ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएगा, एक टू से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल। ठीक है, 7 7 के साथ कैंसिल। अब मैंने ये बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 1। सही है, तभी ये चीज ट्रू हो सकती है कि 168 n जो है वो 140 का मल्टीपल है। तो n की जगह मैं एक बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, अब देखो n के अंदर, देखो डिनोमिनेटर में 2 भी कैंसिल हो गए, दोनों 7 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 रह गया। अब 5 को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर में कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे मैं 5 कैंसिल कर सकूं। तो 5 से कैंसिल होगा ना, जाहिर है। ठीक है, 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 2 3 6 होता है, 6 से भी कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू मैं 5 ले लूं तो उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये बात समझ आई पूरी, कि जब मैं कहता हूँ 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो डिनोमिनेटर 1 आता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 168 n इज अ मल्टीपल ऑफ 140, तो जब मैं 168 n को डिवाइड करूं 140 से तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 1। अब इसकी एक और वेरिएशन देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट 140 n इज अ मल्टीपल ऑफ 168। इसका मतलब यह है कि जब मैं 140 n को डिवाइड करूं 168 से तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने ऊपर करी, मल्टीप्लाइड बाय n, ये 140 बन गया। 168 की भी कर ली, सही है। अब मैं n की जगह बेसिकली एक बॉक्स बना देता हूँ। अब देखो, डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। डिनोमिनेटर के ये 2 ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, बचा गया 2 और 3। अब मुझे ऊपर एक ऐसी चीज चाहिए इस बॉक्स के अंदर कि मैं 2 और 3 को भी कैंसिल कर सकूं। तो मुझे यहाँ पर 2 भी लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, मल्टीपल नंबर्स भी आ सकते हैं। सही है, अब जब मैं 2 और 3 को, इस 2 को इससे कैंसिल कर सकता हूँ, इससे इससे, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1। ठीक है, मेरे n की क्या वैल्यू आ गई, 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गई n की वैल्यू। ठीक है, तो एक जो ऊपर जो बॉक्स है उसके अंदर एक से ज्यादा नंबर भी लिखे जा सकते हैं। इन दी एंड आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर बन जाएगा। सही है, ये पूरी टाइप जो थी टाइप 3 ये समझ आ गई, n मल्टीपल वाली। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2,
या अगर मैं बोलूँ 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो 15 डिवाइड बाय 5 में 3 डिवाइड बाय 1 बचेगा, डिनोमिनेटर बना जाएगा। तो भी अब बात करते हैं जरा टाइप 4 की। ठीक है, टाइप 4 का जो मैंने नाम रखा है वो है एन परफेक्ट स्क्वायर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली दो नंबर्स लिखे हैं रेड कलर से, 64 और 216। 64 जो है ना वो एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, और 216 जो है वो एक क्यूब नंबर है, 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है। ठीक है, देखो 64 की मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, और ये इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इनके पेयर्स बना लिए। ठीक है, और पेयर्स बना के इनको इस तरीके से लिख दिए। 216 की भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की और इनके मैंने ट्रिपलेट्स बना लिए। ठीक है, और इनको मैंने इस तरीके से पावर्स में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जो भी स्क्वायर नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, जो भी स्क्वायर नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, और जो भी क्यूब नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चली। अब जरा अपना सवाल देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट 360n इज अ क्यूब नंबर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 360n जो है वो एक क्यूब नंबर है, यानी कि 360 मल्टीप्लाइड बाय n जो है, 360n मतलब 360 मल्टीप्लाइड बाय n, ये एक क्यूब नंबर है। यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इस पूरे नंबर के, ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, ये पूरा एक नंबर है। इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि ये एक क्यूब नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी थी। ठीक है, क्योंकि 360 तो हमें पता है, एन हमें निकालना है। तो अगर मैं इनको ट्रिपलेट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, ठीक है, 3 स्क्वायर 5, और साथ में एन मुझे लिखना है, इसकी जगह मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना ये एन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं नंबर्स लिखूंगा। अब देखो बात ये है कि मेरे पास तीन नंबर्स हैं, 2, 3 और 5। अब एन में मुझे कुछ ऐसा डालना है, ये जो बॉक्स है एन का, कि मेरे पास जो है ये तीनों ट्रिपलेट्स बन जाए। अब 2 तो ऑलरेडी ट्रिपलेट्स के अंदर है ही, 3 जो है वो सिर्फ मेरे पास 2 हैं, तो अगर मैं एक और 3 ऐड कर दूं यहाँ पर, तो अब क्या 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हो जाएंगे। 5 मेरे पास सिर्फ एक ही है, मुझे 2 और 5 इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे ताकि मेरे पास 5 भी ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आ जाए। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 360n जो है ये बन जाएगा 2 क्यूब, 3 क्यूब और 5 क्यूब। अच्छा, n की वैल्यू क्या पता चल गई हमें, 5 5 ज़ार होता है 25, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 75। तो ये हमारे n की वैल्यू आ गई। हमसे n की वैल्यू पूछी थी, वो हमने n की निकाली। सही, ये इसका मेथड हो गया। दूसरी एग्जांपल देख लो। दूसरी एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट pn इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, pn इज अ स्क्वायर नंबर। सही, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, पेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए। अब p जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, नंबर नहीं गिवन लेकिन उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। अगर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी हमें नीड नहीं है। अच्छा जी, pn जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये एक बॉक्स बना देते हैं, इस बॉक्स को हम फिल करेंगे। ठीक है, n। अब यहाँ पर ऐसा है कि 2 हमारे पास है क्यूब, 3 एक ही है और 5 ऑलरेडी पेयर में है। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि 2 को बेसिकली मैं ब्रेक कर लूँ 2 स्क्वायर और 2 के अंदर, ताकि पेयर में हो जाए ना, और ये हमारा बॉक्स। अब मुझे ऐसे नंबर्स इंट्रोड्यूस कराने होंगे n की जगह कि मेरे पास ये सब के सब पेयर हो जाए। 2 ऑलरेडी पेयर के अंदर स्क्वायर में है, 5 ऑलरेडी स्क्वायर के अंदर है, मुझे 2 और 3 का पेयर चाहिए। 2 और 3 एक एक ऑलरेडी अवेलेबल है, एक एक और मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तो मेरे पास 2 और 3 भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पेयर्स हो जाएंगे। ये पेयर्स हो गए। ठीक है, n की वैल्यू क्या पता चली हमें, 2 3 ज़ार 6, ये n की वैल्यू आ गई।
सही है, टाइप 4 खत्म हो गई। अब टाइप 5 के ऊपर जरा बात करें। ठीक है, टाइप 5 का नाम है HCF LCM गिवन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। पहले जरा बात करते हैं HCF गिवन की। सही है, सवाल पढ़ लेते हैं। 24 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड द इंटीजर n। यानी कि दो नंबर्स हैं 96 और कोई नंबर है n, और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 24 है। सही है। गिवन दैट n इज लेस देन 96 फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। इन्होंने ये बता दिया कि जो ये नंबर n है जो हमें निकालना है ये 96 से छोटा है। अब देखो इसमें तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं 96 की जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेता हूँ। फोर्टी एट 24 12 4। तो 96 के जो मेरे पास फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सही है। अब एक नंबर है n और इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता। ठीक है, इन दोनों का जो HCF है 24 उसकी भी जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखो HCF के बारे में हमें दो बातें पता है। सही है। पहली बात ये होती है कि हम उसके अंदर कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो अगर HCF 24 में 2 और 3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो नंबर n है उसके अंदर भी 2 और 3 आना चाहिए, तभी तो वो कॉमन होगा दोनों में। ठीक है, 96 और n में 2 और 3 जो है वो कॉमन होने चाहिए, तभी वो HCF में आ सकते हैं। फिर मैंने ये बताया था कि हम जो है कॉमन फैक्टर्स जब लिख देते हैं ना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स HCF के लिए, ठीक है ये HCF है यहाँ पे मैं लिख, तो उसके बाद फिर हम लोअर पावर्स को सेलेक्ट करें। ठीक है, अब अगर 2 के लिए देखा जाए तो 2 के लिए 96 के अंदर जो 2 है उसकी पावर है 5, लेकिन यहाँ पर तो है पावर 3। तो इसका मतलब है कि n के अंदर जो 2 था उसकी पावर 3 थी, तभी हमने लोअर पावर को सेलेक्ट किया। अच्छा, इसी तरीके से 3 के लिए 3 के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हमें लोअर पावर को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब देखो अभी फिलहाल मैं 3 को रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। सही, और अभी मैं जरा कैलकुलेट करता हूँ कि ये क्या बन रहा है। n जो है 2 का क्यूब 8, 8 3 क्या होता है 24। ठीक है, वो कह रहे हैं कि n इज लेस देन 96 और हमें बतानी है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब क्या इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है? ठीक है, ये किस तरह देखेंगे मैं बता। देखो मैं एक और 2 तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता n के अंदर, ठीक है, लेकिन एक और 3 इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक और 3 इंट्रोड्यूस करा दूं तो ये बन जाएगी 72। ठीक है, ये भी लेस देन 96 है। ठीक है, अगर मैं एक और 3 इंट्रोड्यूस करा दूं तो ये 144 और मतलब 96 ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं बस यही तक ही जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अगर n 72 है तो 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 की पावर 2, क्योंकि अब दो 3 आ गए ना, एक 3 ये रहा और एक 3 ये। सही है, हम देखें HCF के अंदर 3 की पावर है 1। सही है, तो अगर इसमें पावर होती 2 तो इसमें 1 है, हम लोअर पावर को लेते हैं तो ये वाली बात समझ आई। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n है वो हो सकती है 72। ये हमारा आंसर है। समझ आ गई बात। अब जरा बात करते हैं LCM इज गिवन की, कि LCM आपको पहले से दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखो वो कह रहे हैं LCM ऑफ, ये एक नंबर है, ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दे दी, इसका और n का जो LCM है वो ये है। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब हमें लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी। देखो हमारे पास जो नंबर है उसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल p है वो।
सही है, उसको हम p कह देते हैं। एक नंबर है n, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें नहीं पता। जो दोनों का एलसीएम है वो हमें क्या गिवन है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बनानी है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू तभी बनेगी जब कम से कम नंबर आएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो फिर ज्यादा बड़ी होती जाएगी, कम से कम नंबर हमें लाने। अब देखो एलसीएम में हमारे पास सबसे पहले है 2 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों नंबर के अंदर जो यूनिक नंबर्स होते हैं उनको लेते हैं और हाईएस्ट पावर को लेते हैं। सही है, अगर मैं n के अंदर 2 स्किप कर दूं, 2 ना भी लिखूं, तो क्या एलसीएम में जब भी 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें है, यूनिक है। और इसी तरीके से 2 की पावर 2 भी आ जाएगी क्योंकि हायर पावर हम लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं 2 को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, 2 मैंने लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्किप कर रहा हूं। सही है, अब बात करते हैं 3 की। एलसीएम के अंदर हमारे पास 3 है, लेकिन पी में हमारे पास 3 नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम में कहां से आया, दूसरे नंबर से। ठीक है, यूनिक नंबर्स आते हैं, तो एन में 3 जो है वो होना ही चाहिए, 3 तो लाजमी होना चाहिए। और इसकी 3 की पावर क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे 3 की पावर 1 होगी तभी यहाँ पर 1 आई पावर, अगर 3 की पावर 2 होती तो फिर यहाँ 2 आती। अच्छा, अब बात करते हैं 5 पे। देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं एन में इसको स्किप भी कर दूं तो तब भी एलसीएम में तो आ जाएगा। ठीक है, 5 यूनिक नंबर यहाँ से आ जाएगा और इसकी हायर पावर भी यहाँ से आ जाएगी। तो इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि 5 को भी मैं कर देता हूँ स्किप। अच्छा, अब बात करते हैं 7 की। ठीक है, देखो 7 जो है वो पी में है, लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 2 है और पी में 7 की पावर है 1। इसका मतलब है कि एन के अंदर 7 की पावर 2 होगी जब यहाँ से हायर पावर आई। तो मैं इसको भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। अगर अब मैं इसके बाद इसको कैलकुलेट करूं एन को, तो ये मेरे पास बन रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 7 जार होता है 49 और 49 3 जार होता है 147। ठीक है, ये बन गई आपकी लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू।